सर्वप्रथम A+IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था। हमारा जो टॉपिक है इसमें हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो भूगोल वक्ता हुए, विभिन्न वैज्ञानिक हुए, उनमें से जिसमें हमने पढ़ा था होम्स, जेफरीज, स्वेस एंड वॉन्डीक्राफ्ट एंड डेली। ये कुछ भूवैज्ञानिक भूगोल वक्ता हुए जिन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो इंटीरियर पार्ट है उसको संरचना को अलग अलग भागों में विभाजित किया था। इसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो सिद्धांत है इसमें स्वेस महोदय का और वॉन्डीक्राफ्ट का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम जो दो मुख्य भूगोल वक्ता हुए हैं जिसमें पहला हुआ है हमारे स्वेस महोदय और दूसरा है हमारा वॉन्डीक्राफ्ट, इनके बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इट मींस इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इससे संबंध इन विचारकों का क्या मत रहा है, इन भूगोल वक्ताओं का क्या मत रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वेस महोदय का वर्गीकरण। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंध में स्वेस महोदय ने अपना क्लासिफिकेशन जो है प्रस्तुत किया और इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया। लिख लीजिए कि स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में विभाजित किया है। तीन भागों में विभाजित किया। इसके बाद में स्वेस महोदय ने ये जो विभाजन है ये 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया था। 19वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया। इट मींस जो डेट थी वो डेट थी सन 1880 के से लेकर के 1890 के मध्य में इन्होंने अपने पृथ्वी के आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से संबंध में जो है उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद में इन्होंने जो ये आंतरिक यानी कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये मॉडल प्रस्तुत किया था, इन्होंने जो आधार रखा था वो आधार जो रखा, इन्होंने वर्गीकरण का जो आधार रखा था वो वर्गीकरण का आधार रासायनिक संगठन के आधार पर रखा था। संगठन के आधार पर रखा। इट मींस केमिकल कंपोजिशन के बेस के ऊपर इन्होंने क्या रखा, वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन बनती है कि स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो मुख्य आधार क्या रखा, वो रखा है केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन को अपना आधार बनाया। अब हम बताएंगे कि इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो स्वेस महोदय ने जो मॉडल प्रस्तुत किया है उस मॉडल को हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो मॉडल है वो तैयार किया। तो स्वेस महोदय ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर के भागों को तीन भागों में इन्होंने विभाजित किया। इसमें सबसे पहली चीज आती है यहां पर आंतरिक संरचना से फर्स्ट में यहां पर सबसे पहले आती है आपकी क्रस्ट यानी होता है भूप्रपर्टी। अब भूप्रपर्टी क्या होती है कि जिस धरातल पर हम खड़े हैं उस धरातल से नीचे की ओर जो सबसे कमजोर कंकड़ पत्थर से निर्मित जो असंगठित पदार्थों की एक लेयर, एक परत पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट या भूप्रपर्टी कहते हैं। जहां पर हम मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है जिसमें कि कृषि कार्य हो गया, खनिज कार्य हो गया या फिर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज हो गई, इसे हम कहते हैं भूप्रपर्टी यानी क्रस्ट। और ये भूप्रपर्टी जो है वह पृथ्वी का जो धरातल है, वह पृथ्वी के धरातल से लगभग 50 किलोमीटर का जो एरिया है वो क्या आता है, भूप्रपर्टी के अंदर आता है।
इसके बाद में भू प्रॉपर्टी के बाद में तो सेकेंड जो फर्स्ट, यहां पर मैंने बताया था 3 भागों में विभाजित किया, तो ये क्रस्ट जो है वो अलग रह जाती है। अब जो आंतरिक भाग की बात कर रहे हैं, वो क्रस्ट से नीचे की ओर जो सबसे पहली परत पाई जाती है, उस सबसे पहली परत को हम बोलते हैं सीमा। उस पहली परत को हम बोलते हैं सीमा परत या सीमा लेयर। इस सीमा परत का भू प्रॉपर्टी से आंतरिक भागों तक जो कुल गहराई होती है, वो कुल गहराई जो होती है वह लगभग 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के मध्य में होती है। इट मींस सीमा का परत का जो क्षेत्र है वो धरातल के आंतरिक भागों में 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर की गहराई पर होता है। यहां पर इन परतों का जो घनत्व होता है, वो घनत्व होता है, नोट करना, वो घनत्व होता है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के मध्य में होता है। आप सभी जानते होंगे कि डेंसिटी घनत्व क्या होता है, कि आकार जितना उस क्षेत्र का या उस परत का या उस पदार्थ का होता है, बट उसमें कठोरता, गहनता कितनी है, उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, उसको हम घनत्व बोलते हैं। और यहां पर अगर आपने नोट किया हो कि सीमा परत का जो घनत्व है वो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब टू 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। इट मींस 2.7 से 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के मध्य में। और इन परतों का, सीमा परतों का घनत्व कम होने की वजह से यहां पर 2 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। 2 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं इन परतों में, जिसमें एक हो गया सिलिका और दूसरा हो गया हमारे एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम कौन कौन से पदार्थ हुए? पहला हुआ हमारे सिलिका और दूसरा हुआ हमारे एल्यूमिनियम। और इन्हीं पदार्थों से मिलकर ये जो है हमारी पहली प्रकार की परत सियाल का निर्माण हुआ है, यानी कि फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट परत जो आती है उसका जो नेम है वो धरातल के सियाल परत के नीचे वो आती है हमारी सीमा परत। इस सीमा परत का विस्तार सिलिका परत के नीचे धरातल के आंतरिक भागों में लगभग 300 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के मध्य में है। सीमा परत जो है वह सिलिका परत के नीचे पाई जाती है, जहां पर इनकी गहराई 300 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के मध्य में है। यहां पर इन परतों का घनत्व जो होता है वह 2.9 यानी कि 2.9 से लेकर के 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 2.9 से लेकर के 4.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ये परत सिलिका जो परत होती है, सियाल परत, ये सीमा परत से क्या होती है, ज्यादा घनत्व में होने के कारण ये सियाल परत के नीचे की ओर पाई जाती है। और यहां पर जो पदार्थ मिलते हैं वो मुख्य रूप से जो पदार्थ हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको, सिलिका व मैग्नीशियम। सिलिका व मैग्नीशियम जो है वह पदार्थ मिलेंगे। नेक्स्ट आपके तीसरे प्रकार की परत है, उसका नाम है नीफे। अब हम तीसरे प्रकार की परत की बात करते हैं, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में सबसे केंद्र भाग में पाई जाती है, जिसको नाम दिया गया नीफे। नीफे परत जो होती है वह घनत्व में अधिक मात्रा में होने के कारण ये धरातल के लगभग केंद्र भाग में पाई जाती है। और यहां पर जो पदार्थ मिलते हैं वह या तो आपको द्रव्य अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में या फिर ठोस अवस्था में। इट मींस यहां पर जो है सॉलिड जो है अवस्था में, सॉलिड स्टेज में भी आपको देखने को मिल जाएगा।
नीफे परत की जो पाई जाती है वह लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के मध्य में यह परत पाई जाती है। और पृथ्वी का केंद्र भाग कितने किलोमीटर पे है? 6371 किलोमीटर। यहां पर जो घनत्व है वह सर्वाधिक मात्रा में, यहां पर जो घनत्व पाया जाता है, डेंसिटी पाई जाती है, वह डेंसिटी जो है हमारे लगभग 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के मध्य में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर जो पदार्थ पाए जाएंगे, यहां पर जो मिनरल्स पाए जाएंगे वह बहुत ही ज्यादा हेवी होते हैं, घनत्व में अधिक होते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो पदार्थ पाए जाते हैं वो एक है आपके निकल और दूसरा है आपके फेरस। यानी कि निकल और लोहा पदार्थ की सबसे ज्यादा मात्रा जो है वो आपको पृथ्वी के सबसे केंद्र भाग में देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से सुएज महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है हमारे सियाल, दूसरा है हमारे सीमा और तीसरी परत है हमारी नीफे। सियाल परत का घनत्व अधिक कम होने की वजह से वह धरातल के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जबकि नीफे परत में घनत्व अधिक होने के कारण वह धरातल के आंतरिक भागों में पाई जाती है। आपका यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई दिस रीजन सियाल जो लेयर है वह अर्थ के अपर पार्ट में पाई जाती है, इंटीरियर के अपर पार्ट में, जबकि नीफे जो है लेयर वह अर्थ के इंटीरियर पार्ट में सेंटर फॉर्म में पाई जाती है। तो इसका मेन रीजन है कि सियाल परत का जो घनत्व है वह कम होता है, जबकि नीफे परत का घनत्व ज्यादा होता है। सियाल परत में अगर घनत्व की बात करें तो 2.7 से 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि नीफे परत का घनत्व लगभग 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये चीजें आपको मेरे साथ का साथ में अगर जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना जल्दी से जल्दी आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब स्वेस के वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ मुख्य फैक्ट्स हैं, कुछ मुख्य बातें हैं जिनको आपको नोट डाउन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इन बातों को नोट करना। नोट कीजिएगा कि जो हमारी सियाल परत है, जो हमारी सियाल परत जो लेयर है, इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। घनत्व कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इनमें एक पदार्थ पाया जाता है, चट्टानें पाई जाती है, उन चट्टानों का नाम है ग्रेनाइट और अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। इन तत्वों का, इन पदार्थों का घनत्व कम होने की वजह से यहां पर इन परतों में ये जो पदार्थ मिलने के कारण यहां पर ग्रेनाइट और अवसादी चट्टानें पाई जाती है, और इसी कारण से यहां पर क्या है? घनत्व इन परतों का कम है। और हम बात करते हैं सेकेंडरी, वो है हमारी सीमा। वो सेकेंडरी बात करते हैं तो वो है हमारी सीमा परत। सीमा लेयर का घनत्व सियाल से ज्यादा, लेकिन नीफे से कम पाया जाता है। कम पाया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका कारण, यहां पर घनत्व ज्यादा मिलने का कारण क्या है? क्योंकि यहां पर अगर धातु की बात की जाए, तो यहां पर सिलिका व मैग्नीशियम पाया जाता है। और पदार्थ की बात की जाए, पदार्थों की बात की जाए तो यहां पर बेसाल्टिक चट्टानें मिलती है। यही रीजन है कि यहां पर जो सीमा का घनत्व है वह सियाल से अधिक, बट
नीफे से कम पाया जाता है। थर्ड जो परत है हमारी, उसका नाम है हमारे नीफे। नीफे परत जो है वे पृथ्वी के केंद्रीय भाग की परत है, केंद्रीय भाग की परत है। इस कारण से ये जो नीफे परत है वह द्रव्य अवस्था व ठोस अवस्था दोनों में ही पाई जाती है। समझना यहां पे कि जो हमारा पृथ्वी का केंद्र भाग है, उस केंद्र भाग में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि पृथ्वी के केंद्र भाग को कोर नाम दिया था, इनर कोर और आउटर कोर, यानी कि बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर तो जो था वो द्रव्य अवस्था में था, जो नीफे के अंदर ही आता है, और जो ठोस भाग था वो हमारे इनर कोर कहता है। इनर कोर में ठोस पदार्थ रहने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर घनत्व अधिक है, जिसे मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था गलनांक बिंदु के नाम से। गलनांक बिंदु क्या है कि जहां पर एक परिस्थिति में आकर, एक टेम्परेचर में आकर के वो पदार्थ पिघलना शुरू हो जाता है। बट नीफे में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो पदार्थ क्या होते हैं? ज्यादा घनत्वशाली होते हैं, और उनको पिघलाने के लिए जो तापमान चाहिए वह तापमान की कमी के कारण पृथ्वी का जो आंतरिक भाग का जो इनर कोर है, उस इनर कोर में ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। यहां पर जो खनिज पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, उनका नाम है, पहला है हमारे निकेल और दूसरा है हमारे लोहा। ये दो पदार्थ जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, और इनका घनत्व अधिक होने की वजह से ये सबसे पृथ्वी के आंतरिक भागों में उपस्थित हैं। इस प्रकार से आपने स्वेस महोदय के जो आंतरिक संरचना का जो वर्गीकरण है उसको आपने समझा। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे वान डी क्राफ्ट का आंतरिक संरचना से संबंधित वर्गीकरण। स्वेस महोदय का वर्गीकरण पढ़ने के बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो क्लासिफिकेशन किया स्वेस महोदय ने, वो तीन भागों में डिवाइड किया, और एग्जाम के अकॉर्डिंग एक हमारे स्वेस महोदय का और दूसरा है हमारे वान डी क्राफ्ट का। दूसरा पढ़ते हैं वान डी क्राफ्ट का वर्गीकरण। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो वान डी क्राफ्ट ने वर्गीकरण किया है, इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लगभग 4 भागों में डिवाइड किया है। याद रखना, लगभग 4 भागों में विभक्त किया है, और ये विभाजन जो किया है इन्होंने 1926 में प्रस्तुत किया है। वान डी क्राफ्ट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो प्रस्तुतिकरण, जो वर्गीकरण किया है, वो इन्होंने 1926 में, इट मींस 1926 में किया है, और इन्होंने इस पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट को 4 भागों में बांटा। इसमें सबसे पहला जो ऊपरी परत है, ये वाला जो सबसे पहला जो ये ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत को जो फर्स्ट परत बताई है वान डी क्राफ्ट महोदय ने, इस वाली परत को वान डी क्राफ्ट ने बाह्य सिलिका, क्या नाम दिया है? बाह्य सिलिका नाम दिया है, जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट। और इन क्रस्ट में इन्होंने घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो इन्होंने बताई है 2.7 to 3.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इट मींस ये जो परत है, ये परत 2.7 to 3.1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बताइए। किसने बताई है? वान डी क्राफ्ट ने। बाह्य सिलिका, इट मींस आउटर सिलिका की, जिसे हमने नाम दिया क्रस्ट। यहां पर जो मुख्य मिलने वाले जो पदार्थ हैं, जो मिलने वाले जो मिनरल्स है, उसमें हमारे पहला आता है सिलिका, दूसरा आता है हमारे एल्यूमिनियम, तीसरा आता है हमारे मैग्नीशियम, और चौथा आता है हमारे सोडियम। तो बाह्य सिलिका में मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिनियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे पदार्थ मिलते हैं, और इसी कारण से इनका घनत्व कम होता है, और ये पृथ्वी की सबसे पहले वाली परत है। दूसरी परत की हम बात करते हैं आंतरिक सिलिकेट व मेंटल परत। आंतरिक सिलिकेट व मेंटल परत क्या है कि बाह्य सिलिका के जो नीचे की ओर परत आती है उसको हम बोलते हैं आंतरिक सिलिका या फिर लोअर सिलिका, और नीचे की तरफ जो है मेटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको हमने नाम दिया
मेंटल परत। तो मेंटल परत मिलके और बाह्य सिलिका मिल करके ये परत बनाती है, इसलिए हम इसको आंतरिक सिलिकेट व मेंटल परत कहते हैं। यहां पर जो घनत्व पाया जाता है इस परत का वो 3.1 से लेकर के 4.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ये जो आंतरिक सिलिकेट व मेंटल परत है, इट मींस इंटीरियर सिलिकेट एंड जो मेंटल परत है, यहां पर जो मुख्य रूप से घनत्व पाया जाता है वो 3.1 से लेकर के 4.75 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के मध्य में पाया जाता है। आगे चलते हैं। यहां पर जो मुख्य पदार्थ मिलेंगे वो मुख्य पदार्थ कौन कौन से हैं? सिलिका, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। यहां पर 3 पदार्थ मिलेंगे, सिलिका, मैग्नीशियम एंड इसके साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा? इसके साथ में देखने को मिलेगा हमें कैल्शियम। नेक्स्ट जो थर्ड लेयर है, उस थर्ड लेयर में जिसका नाम दिया गया मिश्रित धात्विक व सिलिकेट परत, इट मींस मिक्स्ड मेटेलिक मिनरल्स एंड सिलिकेट लेयर। यह पृथ्वी की तीसरी परत है जो कि आंतरिक भाग में पाई जाती है, और यहां पर इनका घनत्व जो पाया जाता है वह 4.75 टू लगभग 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के मध्य में पाया जाता है। मिश्रित धात्विक खनिज हमने नाम दिया, तो मिश्रित धात्विक खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जहां, ऐसी जगह जहां पर मिश्रित जो है मतलब मिक्सअप के रूप में जो है खनिज पाए जाते हैं, इसलिए इसे मिश्रित धात्विक व सिलिकेट परत के नाम से जाना जाता है। इन परतों में जो मुख्य रूप से है वो हमारे निकल, लोहा, सिलिका एंड मैग्नीशियम। नोट करना, निकल, लोहा, सिलिका एंड मैग्नीशियम के पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में जो चौथी प्रकार की परत है, यानी कि 4 नंबर की जो हमारी परत है, उसको हमने धात्विक केंद्र व मेटेलिक केंद्र के नाम से जाना। क्या? धात्विक केंद्र व मेटेलिक केंद्र के नाम से जाना। रीजन क्या है? क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे केंद्रीय भाग में मिलती है। पृथ्वी के सबसे केंद्रीय भाग में मिलती है, जहां पर मैंने बताया था कि पृथ्वी के केंद्र भाग पर लगभग 6371 किलोमीटर की गहराई है, जहां पर तापमान की अधिकता होने के कारण वहां पर धात्विक खनिजों की अधिकता होगी, या फिर पदार्थ जो मिलेगा वो लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। यहां का जो घनत्व होता है वो 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यहां का घनत्व 11 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, और इसी कारण से यहां पर जो खनिज पाए जाते हैं वह धात्विक और मेटेलिक पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से निकल व लोहा जैसे खनिजों को देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने सुएज महोदय का और वांडी क्राफ्ट का जो है हमने जो स्ट्रक्चर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ का, उन्होंने जो पार्टीशन किया है, जो क्लासिफिकेशन किया है, उसके बारे में हमने समझा। इसके बाद हम जो आज के वर्तमान युग में जो मॉडर्न थ्योरी है, नवीनतम जो थ्योरी है, नवीनतम सिद्धांत है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इट मींस इंटीरियर ऑफ द अर्थ से संबंधित जो सबसे नवीनतम मत यानी कि लेटेस्ट थ्योरी जो है, वो सर्वमान्य यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जो सिद्धांत है वो किस प्रकार से, और इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस प्रकार से बताया है। तो ध्यान से देखना, ये जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मॉडल है, और इस मॉडल में आप यहां पर देखें, ये भूमि की जो सबसे अपर लेयर हो गई, और इस अपर लेयर से लेकर के यहां तक ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये भाग हमारे क्या कहलाया? ये भाग हमारा कहलाया क्रस्ट कहलाया, जिसमें ऊपरी भाग को कहा गया अपर क्रस्ट और निचले वाले भाग को कहा गया लोअर क्रस्ट। और ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का जो एरिया है वो 30 से लेकर के 200 किलोमीटर के मध्य में स्थित है, जिसे दुर्बलता मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इस अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को मिला करके ही इसको नाम दिया गया
कोनार्ड असमबद्धता, इट मींस कोनार्ड डिस्कनेक्शन। ये जो हमारा पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है, इस क्रस्ट के पूरे संयुक्त भाग को कौन सा नाम दिया गया? कोनार्ड असमबद्धता नाम दिया। इसके बाद पृथ्वी की जो सेकंड पार्ट उनको डिवाइड किया गया, वो क्या डिवाइड किया गया कि जो हमारा अपर क्रस्ट है, जो हमारा अपर क्रस्ट है और सॉरी जो हमारा लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है, अब लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के भाग को मिला करके ये जो एक और भाग बताया गया पृथ्वी का, वो 200 से लगभग 2900 किलोमीटर के मध्य में स्थित है। और यहां पर जो 700 किलोमीटर की गहराई पर जो भाग आता है, जो कि हमारे लगभग 200 से 700 किलोमीटर के मध्य में स्थित है, जिसको नाम दिया गया मोह असमबद्धता। तो पहला क्या हो गया आपके? कोनार्ड असमबद्धता, जो कि 30 से लेकर के 200 किलोमीटर के मध्य में स्थित है, जिसमें अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट शामिल है। दूसरा आ गया हमारे मोह असमबद्धता, जिनकी गहराई जो है वो 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के मध्य में है। और इसमें क्या क्या शामिल किया गया है? इसमें लोअर क्रस्ट का भाग और अपर मेंटल का भाग सम्मिलित किया गया, जिसे मोह असमबद्धता नाम दिया। तीसरा पार्ट आता है, इसमें क्या शामिल किया गया कि जो अपर मेंटल है, जो अपर मेंटल है और जो लोअर मेंटल है, इट मींस जो पूरा मेंटल का पार्ट है, उसको तीसरे प्रकार का भाग कहा गया, जिसे नाम दिया गया रेपिटी असमबद्धता नाम दिया गया। तो तीन हो गए, कोनार्ड असमबद्धता, मोह असमबद्धता और रेपिटी असमबद्धता। इसके बाद नेक्स्ट जो आया आपके पार्ट, वो नेक्स्ट पार्ट आया है भाई, नेक्स्ट पार्ट आया आपके लोअर मेंटल और अपर कोर को मिला करके जो एरिया आता है, वो लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर के मध्य का भाग है। इसको हमने कहा गुटेन्सबर्ग या विचार्ड असमबद्धता, जिसमें लोअर मेंटल को और अपर कोर को यानी ऊपरी कोर को शामिल किया गया। नेक्स्ट इसके बाद में एक लास्ट बचता है, जिसमें हमारा केवल और केवल कोर एरिया, जिसमें कि अपर कोर और इनर कोर को शामिल किया गया है, जिनकी गहराई लगभग 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर का क्षेत्र शामिल होता है। और यह क्षेत्र हमारे क्या कहलाया? लहमान असमबद्धता, इट मींस डिसकंटिन्यूटी, डिसकनेक्शन। यहां तक आपको पूरी तरीके से जानकारी हो चुकी होगी। फिर से मैं एक बार आपको इसको रिवाइज करके बता देता हूं कि धरातल के ऊपर के भाग में जहां पर क्रस्ट शुरू होता है, फिर से नोट डाउन करना और इसकी एक एक लाइन को ढंग से समझना। धरातल के ऊपर जो हमारा पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, नवीनतम थ्योरी क्या कहती है कि धरातल के आंतरिक भाग में जो सबसे पहली परत आती है, उस पहली परत का नाम क्या है? रिपीट करते जाना साथ साथ में। पहली परत का नाम क्या है कि 30 किलोमीटर से लेकर के जो हमारे 200 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें हमारी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट शामिल है। इट मींस ऊपर वाली परत, ऊपर वाली भूप्रपट्टी और नीचे वाली भूप्रपट्टी जो शामिल में मिलकर के क्रस्ट का एरिया बनाती है, जिसमें दुर्बलता मंडल भी शामिल है। और ये कितने किलोमीटर में है? ये 30 से लेकर के 200 किलोमीटर के मध्य में। इसको क्या नाम दिया गया? कोनार्ड असमबद्धता नाम दिया। दूसरी बात करते हैं कि जो ऊपरी क्रस्ट के बाद जो निचली क्रस्ट है और जो ऊपर का मेंटल है, ऊपर का जो मेंटल परत है, उन दोनों को मिला के फिर से समझना, नीचे वाली क्रस्ट का भाग और ऊपरी वाली मेंटल का भाग, जो कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? जो फैला हुआ हमारे 200 से लेकर के 700 किलोमीटर के मध्य में फैला हुआ है। इसको किस नाम से दिया गया? इसको नाम दिया गया है मोह असमबद्धता। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट थर्ड लेयर की, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल और ऊपरी मेंटल का भाग मिला करके, इट मींस 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर, इट मींस 2900 किलोमीटर के मध्य का जो हमारा भाग है, उस भाग को कहा गया, क्या कहा नाम दिया गया? रेपिटी असमबद्धता। तीसरे प्रकार की जो हमारी असमबद्धता है, वो हमारे रेपिटी असमबद्धता। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में निचली मेंटल है, निचली मेंटल का भाग जो 2900 किलोमीटर से शुरू हो रहा है और ऊपरी कोर का भाग मिला करके जो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर के मध्य में आता है, उसको हमने एक नाम दिया, उसको नाम दिया गुटेन्सबर्ग या फिर विचार्ड असमबद्धता।
यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। और इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके जो लास्ट लेयर आती है वो आती है आपके अपर कोर और लोअर कोर का एरिया मिला करके जो क्षेत्र बनाता है, जो स्थान बनाता है, जो परत बनाता है, उसको हमने कहा लहमान असमबद्धता या लहमान डिस्कनेक्शन का नाम हमने दिया। और ये क्षेत्र पृथ्वी के आंतरिक भागों में सबसे इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ है, जहां पर इनका क्षेत्र जो है वो 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर का जो मध्य का भाग आता है वो हमारे क्या कहलाया, लहमान असमबद्धता के नाम से कहलाया। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि इस असमबद्धताओं के डिस्कनेक्शन का क्रम याद रखने का एक ट्रिक है, उसको आप जरूर याद रखें। एक ट्रिक है, उसको याद रखना है। इन असंबद्धताओं को याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, कमर से गले। इस ट्रिक को याद रखना, आपको ये असंबद्धताओं का क्रम जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं इन ट्रिक से, जैसे के से हो गया आपके कोनार्ड, के से हो गया आपका कोनार्ड असंबद्धता, मैं से आ गया आपका मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता। फिर हम बात कर रहे से रेपिटी असंबद्धता, फिर स को आपको छोड़ना है, फिर गे से आ जाएगा आपका गुटेनबर्ग असंबद्धता या फिर विचार्ड असंबद्धता। और इसके बाद में आपके नेक्स्ट आएगी लहमान असंबद्धता। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये इस तरीके से ट्रिक से अगर आप ये क्रम, ये डायरेक्शन, ये जो आपने एक सीक्वेंस याद रखा तो आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो नवीनतम मत है उसको याद करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी मिलेगी। अगर मैं बात करूं कोनार्ड असंबद्धता का क्षेत्र कितना बताया है, तो बोलते रहना हमारे साथ में 30 से लेकर के 200 किलोमीटर। अगर मोह असंबद्धता का क्षेत्र कितना बताया है, तो 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के मध्य। अगर रेपिटी की बात करें तो 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर के मध्य। अगर गुटेन्सबर्ग की बात करें तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर। और लहमान की बात करें तो 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर। ये लीजिए आपका पूरा जो नवीनतम थ्योरी है, लेटेस्ट थ्योरी है इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, वो हमने अच्छे से याद कर ली। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नवीनतम मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो परतें बताई गई है, उन परतों का जो वितरण है वो किस प्रकार से रहा है, तो उसको समझना है। तो सबसे पहले नवीनतम मत के अंदर जो हमारी क्रस्ट आती है, जिसमें मैंने आपको बताया था अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। तो क्रस्ट का जो घनत्व है, ये घनत्व यहां पर लगभग इन्होंने बताया है कि यहां पर क्रस्ट का घनत्व जो है वो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यहां पर क्रस्ट का घनत्व जो बताया है वो 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बताया गया। दूसरी बात करते हैं कि इस क्रस्ट में जो मिलने वाली चट्टानें या पदार्थ है वो कौन कौन से हैं। तो चट्टानें जो है यहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। किस प्रकार की, यहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। और यहां पर अधिकतर मात्रा में ग्रेनाइट जो है देखने को मिल जाएगा। यहां पर ग्रेनाइट जो है वह मुख्य रूप से आपको देखने को मिलते हैं। इन यहां पर जो मिलने वाले पदार्थ है, इन पदार्थों के हल्केपन की वजह से ही यहां पर इनका घनत्व क्या है, कम। कहते हैं कि क्रस्ट के ऊपर अलग अलग जगह पर अलग अलग घनत्व पाया जाता है। किस प्रकार से, जैसे महाद्वीपों पर मोटाई, जो महाद्वीप है हमारे, जो हमारे कॉन्टिनेंट है, जिसपे हमारे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां वगैरह ये सभी बनी हुई है, यहां पर जो स्तर भाग है, उस स्तर भाग के नीचे अगर बात करें कि यहां पर जो कितनी मीटर की गहराई है, तो यहां पर इनकी गहराई जो होती है इन क्रस्ट की, वो 30 से 35 किलोमीटर के मध्य में इनकी गहराई पाई जाती है। यानी कि ये इतने किलोमीटर एरिया में गहराई में जो है फैले हुए। अगर महासागरों में बात करें इन क्रस्ट की मोटाई की, तो इन क्रस्ट की मोटाई जो है वह 5 किलोमीटर है। इट मींस महाद्वीपों पर इनकी मोटाई जो है वो लंबाई या कह सकते हैं इनकी गहराई वो कितनी है, मोटाई 30 से 35 किलोमीटर है। लेकिन महासागरों में मोटाई कितनी है, ओनली ऑन 5 किलोमीटर है। बट हिमालय, जहां पर हमारा हिमालय क्षेत्र स्थित है, उस हिमालय क्षेत्र के नीचे की अगर इनकी मोटाई की बात करें क्रस्ट की, तो कितने किलोमीटर है, वो 70 किलोमीटर के समथिंग है। इट मींस महाद्वीपों पर इसकी जो मोटाई है वो 335 किलोमीटर, महासागरों में इनकी मोटाई 5 किलोमीटर, जबकि हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे की तरफ इनकी मोटाई कितनी है, 70 किलोमीटर है। यहां तक आपके क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन आपके यहां पर बनता है कि
महासागरों में जो है मोटाई कम होती है, जबकि महाद्वीपों पर मोटाई जो होती है परतों की अधिक होती है। फिर भी महासागरीय प्लेटें जो है वह जब इनमें आपस में संकुचन होता है या एक दूसरे की तरफ संरक्षित क्रिया के द्वारा आते हैं, तो महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के ऊपर की ओर क्यों चली जाती है? तो इसका रीजन ये है क्योंकि महासागरीय प्लेटों का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है, और इसी कारण से भारी होने की वजह से ये महासागरीय प्लेट जो होती है वह महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे क्षेपित हो जाती है। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी पर इसके आयतन की बात करें, इसके आयतन की, तो यहां पर इनका आयतन जो है वो केवल और केवल 0.5% है। इट मींस आयतन का मतलब होता है क्षेत्र या इनका घेराव क्षेत्र, वो कितना है? 0.5% है। और द्रव्यमान की बात करें तो इसका कुल द्रव्यमान जो है वो 0.2% है। एवं इस क्रस्ट में जो मुख्य क्षेत्र आता है, क्रस्ट का जो मुख्य क्षेत्र है वो क्षेत्र है हमारा स्थल मंडल भाग। इट मींस लिथोस्फीयर एरिया। हमारा जो लिथोस्फीयर एरिया, तो स्थल मंडल का भाग है, वो लगभग 100 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और स्थल मंडल का अधिकतर भाग जो है हमारे क्रस्ट में देखने को मिलता है, भूप्रपट्टी में देखने को मिलता है। यहां पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि स्थल मंडल का अधिकतर भाग कौन सी परत में आता है? क्या वे क्रस्ट में आता है, क्या वे मेंटल में आता है, क्या वे कोर में आता है? तो आपको याद रखना है कि जो क्रस्ट में मुख्य रूप से स्थल मंडल का भाग जो है वो क्रस्ट में पाया जाता है। अगर क्रस्ट में भी कौन से एरिया में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि क्रस्ट में भी जो अपर क्रस्ट होती है उसमें स्थल मंडल भाग पाया जाता है, जबकि जो लोअर क्रस्ट होती है उसमें दुर्बलता मंडल पाया जाता है, एस्थिनोस्फीयर पाया जाता है, जो कि किसका कैसे निर्माण होता है कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के आपस में मिलने से जो है एस्टेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेंटल के बारे में। क्रस्ट के बारे में पढ़ने के बाद में हमारा सेकंड जो परत आती है वो आती है हमारी मेंटल। मेंटल परत जो होती है वह क्रस्ट परत के नीचे की तरफ पाई जाती है, और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर के दुर्बलता मंडल का निर्माण करते हैं। यहां पर आपको लाइन ध्यान रखनी है कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल का जो भाग होता है, संयुक्त भाग, उसको एस्थिनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल बोला जाता है। और ये दुर्बलता मंडल कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 200 किलोमीटर की गहराई तक दुर्बलता मंडल आता है। मेंटल के अगर आयतन की बात करें कि धरातल के लगभग हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी के लगभग 83% जो है आयतन वो मेंटल परत का है। इट मींस क्या हुआ कि पृथ्वी का जो भाग बना हुआ है उस भाग के 83% भाग जो है वो मेंटल प्रकार की परतों का जो है विस्तार रहा है। अगर द्रव्यमान की बात करें तो मेंटल का जो द्रव्यमान है वो 68%, इट मींस 68% जो है वो द्रव्यमान मेंटल का रहा है। अगर घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व जो रहा है वो मेंटल का 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के मध्य पाया जाता है। लेकिन मेंटल का जो नीचे वाला एरिया है, यानी कि जो लोअर एरिया है मेंटल का, वो लोअर एरिया का जहां पर आपको घनत्व जो है डेंसिटी वो आपको 10 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब देखने को मिल जाएगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंटल की बात कर रहे हैं। फिर से बात करते हैं कि मेंटल का जो एरिया है उस मेंटल में एक मंडल पाया जाता है जिसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल या फिर एस्थिनोस्फीयर नाम दिया गया है, जो कि 200 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और यहां पर इनकी जो दुर्बलता मंडल में जो पदार्थ पाया जाता है वो प्लास्टिक की फॉर्म में। प्लास्टिक को देखा होगा कि प्लास्टिक किस प्रकार की होती है, जो एक तरह के सॉफ्ट प्रकार की होती है, जिस पर थोड़ा सा प्रेशर डालते ही बैंड हो जाती है। तो इसी कारण से प्लास्टिक अवस्था में मिलता है ये दुर्बलता मंडल, और प्लास्टिक अवस्था में मिलने के कारण यहाँ पर इस दुर्बलता मंडल में जो P और S तरंगे होती है भूकंप की, जिसे हम प्राथमिक व द्वितीयक प्रकार की तरंगे कहते हैं, ये P और S तरंगे क्या होती है, यहाँ पर दुर्बलता मंडल में इनकी गति जो होती है, इनकी स्पीड जो होती है वह कम हो जाती है। इसके अलावा दुर्बलता मंडल जो है वह ज्वालामुखी निर्माण या कह सकते हैं उद्भव
का केंद्र माना जाता है, का केंद्र माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्रकार के वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो जनरेट होती है, जहां दुर्बलता मंडल में मैग्मा एक लिक्विड फॉर्म में मिलता है और यहीं से ही सभी प्रकार के पूरी दुनिया में जो है ज्वालामुखी क्रियाएं का उद्भव होता है। इसलिए दुर्बलता मंडल को ज्वालामुखी का केंद्र माना जाता है या उद्गम क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद में हमने देखो क्रस्ट पढ़ लिया, मेंटल पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे कोर के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में हमारी जो तीसरी प्रकार की परत रहेगी वो रहेगी हमारे कोर। पहले हमने पढ़ा था क्रस्ट के बारे में, दूसरी थी हमारी मेंटल और तीसरी परत जो आती है वो है हमारी कोर। कोर के अगर आयतन की बात करें तो कोर का जो आयतन है वो संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग 16% है। जबकि हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान लगभग 32% मतलब कि 32% भाग है। इसके बाद में हम घनत्व की बात करें तो पृथ्वी की जो परतें हैं, आंतरिक परतें, उसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में जो घनत्व है वो हमारे कोर का रहा है, जहां पर 11 से लेकर के 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब रहा है। और यहां पर सर्वाधिक घनत्व की मात्रा होने के कारण, क्या कारण है? क्योंकि यहां पर भारी पदार्थों की प्रचुर मात्रा है, क्वांटिटी ज्यादा है और यहां पर मुख्य रूप से जो पदार्थ मिलते हैं वो धात्विक या मेटेलिक पदार्थ मिलते हैं, जिसमें निकल और लोहा पाया जाता है। ये हमने पहले भी कहा था। इसके बाद में अगर इस कोर की गहराई की बात करते हैं तो कोर की गहराई जो है वो लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है। पृथ्वी पर की आंतरिक भाग में कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है हमारे बाहरी कोर और दूसरा है हमारे आंतरिक कोर। बाहरी कोर जो है वो बाहरी कोर लिक्विड फॉर्म में है। किस प्रकार का है? लिक्विड फॉर्म में, यानी कि तरल अवस्था में। क्यों? क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत ही ज्यादा अधिक पाई जाती है और इसका जो क्षेत्र है इस बाहरी कोर का वह 2900 किलोमीटर से लेकर के लगभग 5150 किलोमीटर के मध्य में इस पृथ्वी के बाहरी कोर का, पृथ्वी के बाहरी कोर का क्या है? किलोमीटर की गहराई है। जबकि पृथ्वी के जो हमारा ये इनर कोर है, ये हमारा जो इनर कोर है ये क्या है? हमारा सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि ठोस अवस्था में है। और इसका यहाँ पर ठोस अवस्था में होने का कारण, यहाँ पर अधिक तापमान होने के बावजूद भी यहाँ पर ठोस पदार्थ मिलते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी का जो केंद्र भाग है जो लगभग 6371 किलोमीटर, इट मींस 6371 किलोमीटर है, जहां पर घनत्व अधिक होने की वजह से ये जो पदार्थ है ये ठोस अवस्था में है। तो आपने कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया, आंतरिक कोर और बाह्य कोर, और कोर का जो हमने कंप्लीटली अध्ययन कर लिया। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपको याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद में पृथ्वी के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार पदार्थ के परत और वायुमंडल के कुछ गैसेस वगैरह पाई जाती है, जिनको हमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ देखना, समझना कि एक तो ये हमारी पूरी संपूर्ण पृथ्वी हो गई, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन से पदार्थों का क्या क्या परसेंटेज है, क्या क्या प्रतिशत है। अगर पूरे संपूर्ण पृथ्वी की मैं बात करता हूं कि हमारा जितनी भी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो विभिन्न भाग है, यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी पर जो लोहा मिलता है वो कितना मिलता है? 35%। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है 30%। सिलिका जो है पृथ्वी के संपूर्ण पृथ्वी पर वो 15% पाया जाता है। मैग्नीशियम, इसके बाद में मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो है पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर 13% पाया जाता है। निकल जो है पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर लगभग 2.4% पाया जाता है।
जबकि सल्फर जो है वह संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1.9% जो है पाया जाता है। ये तो हुआ पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर। एक हमने देखा पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर। अब हम बात करते हैं कि जो ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती है आंतरिक क्षेत्र में, उन परतों के ऊपर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ये वाली, ये जो लेयर है, तो इस लेयर की बात कर रहा है कि इस भू प्रॉपर्टी पर, इस क्रस्ट पर पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ कौन कौन। केवल और केवल क्रस्ट की बात कर रहा है कि ये जो क्रस्ट वाला एरिया है, इस क्रस्ट पर जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से। तो भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ है हमारे, पहला है हमारा ऑक्सीजन। कितनी मात्रा है? 46.8%। सिलिका की बात करते हैं तो 27.72%, यानी कि 27.72% जो है सिलिका पाया जाता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो है वो भू प्रॉपर्टी पर जो क्षेत्र है उस पे 8.13% एल्यूमिनियम पाया जाता है। लोहा जो है भू प्रॉपर्टी पर लगभग 5% पाया जाता है, जबकि कैल्शियम की हम बात करते हैं तो कैल्शियम जो है वो भू प्रॉपर्टी पर लगभग 3.63% जो है पाया जाता है। और सोडियम जो है भू प्रॉपर्टी पर वो 2.63% पाया जाता है। तो इस तरीके से याद रखना कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ, जो कि पूरी पृथ्वी सारी लेयर को कनेक्ट करके चलेगी, और भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले पदार्थों का प्रतिशत क्या है, तो इस प्रकार से यहां पर आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आज की जो हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो हमारा कंप्लीट जो चैप्टर है वो कंप्लीटली तैयार होता है, जिन्हें हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको हमने पढ़ा था। इससे रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आगामी क्लासों में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसी के साथ में आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर ये हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आगामी दिनों में इससे रिलेटेड जो है क्लासें हम लाते रहें। थैंक यू सो मच।